वेलकम स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम जो है केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इस चैप्टर का जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जितने भी हम सेल्स बैटरी देखते हैं वो सब किस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है नहीं? इस चैप्टर्स को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें किस किस चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, देखो पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या केमिस्ट्री बन सकती है या उसकी वजह से हमारे पास क्या बन सकता है। ठीक है ना? इस चैप्टर का जो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या हो सकती है कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें एक टाइप की रिएक्शंस होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? अब ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा कि रेडॉक्स क्या होती है कि वो रिएक्शंस जो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होती हैं। ऑक्सीडाइज रिड्यूस क्या होती है? दोनों होती है। तो लेट हमने क्या लिखा, मानो ए और यहाँ पे क्या लिखा बी, और यहाँ पे क्या बनता है सी, और यहाँ पे क्या बनता है आपका डी। अब देखो ए क्या है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और बी क्या है आपका एक्वस फॉर्म में है। अब इसके बाद जो बना है, मानो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सॉरी इसको हम जो क्या बोलते हैं कि इसको बी ही बोलेंगे और इसको ए ही बोलेंगे। अब बी क्या आ गया सॉलिड फॉर्म में और ये किस में आ गया आपका एक्वस फॉर्म में। ये किस में आ गया आपका एक्वस फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ चीजें एक्सचेंज हुई हैं, कुछ चीजें क्या हुई हैं एक्सचेंज। अब देखो जब आप किसी चीज को एक्वस फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है दैट्स कंपाउंड मस्ट बी आयनिक, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होने के साथ साथ क्या होते हैं, वो स्ट्रांगली डिसोसिएट्स होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहली चीज क्या है इसको पढ़ने से पहले आती है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं कि वो कंपाउंड्स या वो साल्ट या वो सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड्स जो पानी में डिजोल्व करने के बाद में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो दैट जिसमें अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी, अगर ये पूरी तरह से क्या होता है ए प्लस और बी माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है और ये क्या बन गए इसके आयंस बन गए। ये क्या बन गए आयंस। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया ब्रेक हो गया। जैसे आपका क्या है NaCl, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे क्या बनेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो मीन्स NaCl को यदि आप वाटर में डालते हैं तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये चीजें क्या है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है नहीं? तो अब हम पढ़ते हैं कि मानो अगर आयनिक कंपाउंड बना हुआ है तो इसके बाद क्या हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो वीक का मतलब क्या है कि अगर वो जो है थोड़े से पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो वीक क्या होते हैं पार्शियली आयनाइज। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड्स जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि दे रिक्वायर सम टाइम फॉर आयनाइजेशन। जैसे अगर हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल, आपके पास एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो दीज आर द वीक एसिड। और वीक एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स तो मिलेंगे आपको बट क्या मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते। ठीक है ना? तो ये एसिटिक एसिड कैसा आपका वीक आयनाइज, मींस ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। दे कैन बी कंबाइंड या एट एन इंस्टेंट दे कैन आल्सो कंबाइन टू फॉर्म द सॉलिड फॉर्म, और इसकी साल्ट फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या NaCl, ये क्या लिया आपने कि ये जब इसको आयनाइज करेंगे तो दैट्स आर कंप्लीटली आयनाइज, और ये क्या बन गया नॉन रिवर्सिबल। तो ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है ना? KCl या MgCl ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। मींस पानी में डालने के बाद में दे फॉर्म्स मूवेबल चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे क्या है चार्ज कैरियर्स बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं
इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम जो है इस साल्ट में या इस सॉल्यूशन के कंपाउंड्स में हम क्या डाल दें, दो अपोजिटली आयंस डाल दें जो बाहर से इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अब मानो इसको जो है वाटर में लिया हुआ है इस तरह, और यहाँ पे आपने दो मेटल की रॉड लगा दी है। एक को आपने क्या दे रखा है बाहर से पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या दे रखा है नेगेटिव। और जब इसको यहाँ पे आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा Na+ और यहाँ पे क्या बनेगा Cl। तो देखो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि Na क्या है अपोजिटली चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो ये कहाँ जाएगा इसके पास, और ये कहाँ जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो मीन्स यहाँ पे करंट बन सकती है, और करंट बन सकती है तो दैट मीन दैट कैन फॉर्म्स एनर्जी, ये एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे एनर्जी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, तो हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें पहली चीज क्या पढ़ते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी, और दैट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकोज और NaCl में क्या फर्क है, ग्लूकोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है या नहीं है, तो ग्लूकोज क्या नो इलेक्ट्रोलाइट्स है। ग्लूकोज क्या है नो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो पानी में सॉल्युबल तो हो जाता है बट दैट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स पार्टिकल्स। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, अगर हम कह रहे हैं कि एक्वस का फॉर्मूला क्या है यही है, और सॉलिड फॉर्म में भी क्या है यही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो पानी में घुलने के बाद आयंस में नहीं टूटते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ते हैं कि मानो इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो रिडॉक्स में पहली चीज क्या होती है कि पहला कंपाउंड क्या होना चाहिए आयनिक, और ये आपके आयंस में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। ठीक है ना, फिर दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टिव मेटल किसी भी दूसरी रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है, उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या है कोई भी रिएक्टिव मेटल किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट में से बाहर डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जांपल याद हो कि आपने क्या लिया Zn+ CuSO4, और क्या देखा आपने यहाँ पे क्या बन गया Cu क्या बन गया आपके पास सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ZnSO4। यदि आप इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अगर हमारे पास कोई मेटल है अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वैलेंसी है या उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 0 होती है। अगर हमने यहाँ पे कॉपर की स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है +K2, और इसको लिखेंगे आप एक्वस, और इसका मतलब क्या है दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहाँ पे क्या लिखा आपने CuS का मतलब क्या है कि कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। अब किसने डिस्प्लेस करा जिंक ने, तो जिंक कहाँ हो जाएगा साल्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो साल्ट फॉर्म में जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा Zn एक्वस, क्योंकि ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये जिंक की फॉर्म में जिंक सल्फेट की फॉर्म में नहीं रुकेगा, और क्या बन जाएगा Zn+2 और SO4 -K2। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें एक्सचेंज हुई हैं। तो जिंक ने क्या करा इसको रिप्लेस कर दिया, पहला काम। दूसरा काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट से कोई मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, और कोई क्या करता है गेन करता है। ठीक है ना, तो देखो जिंक ने क्या करा है, जिंक ने क्या करा है यहाँ पे Zn+2, तो उसका मतलब क्या है कि इसने क्या निकाले हैं माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, रिलीज कर दिए। जब वो रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा Zn+K2, तो क्या लिखेंगे इसको आयनिक फॉर्म में, Zn से क्या बना Zn+K2, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि ये आपका आउटपुट है, और हमें क्या मिला Zn सॉलिड से क्या बन गया Zn एक्वस। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास कि कॉपर क्या था आपके पास एक्वस फॉर्म में था, उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करा, और क्या बन गया ये Cu, और यहाँ पे क्या बन गया सॉलिड, और ये बन जाएगा 0। तो इसने क्या करा है गेन, इसने क्या करा गेन, और इसने क्या करा है लॉस। ठीक है, तो अगर आपने रिडक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या होता है,
और रिडक्शन क्या होता है। तो आपको याद है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हेड निकल रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते थे। दूसरा, अगर हमारे पास हेड ऐड हो रही है या ऑक्सीजन निकल रही है इसको हम क्या रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, अगर ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिलीज आपके आउटपुट में हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ये क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन और रिडक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये कब होगा, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही हो और दैट मस्ट बी या दैट मे बी आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक के साथ दैट्स आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट्स आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है नहीं, तो गेन ऑफ सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है आपका गेन ऑफ, रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब आपने क्या देखा कि हमारे पास यदि कोई प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्स क्या होता है, जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ होती हो, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो आपकी रिएक्शन है Zn प्लस Cu प्लस K2, और यहाँ पे क्या बना आपका Zn प्लस K2 एक्वस, यहाँ भी बना एक्वस, और ये क्या आपका सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे क्या बनेगा Cu सॉलिड फॉर्म, रेडॉक्स है या नहीं है, तो ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि हमें इसका फायदा क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स एक्सचेंज होता है तो देयर में भी करंट, देयर में भी करंट, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी थीम से हमने क्या देखा कि हम जो है इसको यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हम कैसे बनाते हैं। तो हम वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स, विद द हेल्प ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में क्या होता है, हम यूज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, और मिलता क्या है हमें आउटपुट में, केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या होते हैं, तो दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यह वो डिवाइस बनाएंगे जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा हो घरों में जो सेल्स होते हैं, बैटरी वाले चार्ज होते हैं, ठीक है ना, या आपकी घड़ी में चार्ज सेल लगा होता है, वो सारे के सारे क्या है आपके सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंस के होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, केमिकल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। अब ये दो तरह के होते हैं, वोल्टिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो दोनों ही क्या है आपके इंपॉर्टेंस के हैं। वोल्टिक सेल क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करता है और क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं और क्या कराते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को यूज कराते हैं, ठीक है ना। तो ये करते हैं, ये यूज करते हैं, यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, किसके लिए, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है कि यूज करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो क्या कराएंगे हमारे पास, केमिकल एनर्जी कराते हैं। केमिकल रिएक्शन को जो हम कराएंगे किससे कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से कराते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो आपका चैप्टर होता है पूरा आधा पोर्शन इसी का है और आधा क्या हमारे पास वोल्टिक का है। इसमें क्या आते हैं, फैराडे के लॉ आते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होता है कि जितने भी आपके सेल्स हैं, जो आपने देखा हो घरों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, गैल्वेनाइजेशन होता है,
किसी मेटल का किसी पे डिपॉजिट करना, वो क्या होता है इसी सेल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपके नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये इसको यूज करा जाता है एनर्जी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है तब ये कराई जाती है। पर जो हमारा पहला वाला सेल है दैट्स क्या है, वोल्टिक सेल। और वोल्टिक सेल मतलब ये काम करता है वोल्टिक इफेक्ट पर या वोल्टिक इफेक्ट पर, ठीक है नहीं। तो वोल्टिक इफेक्ट क्या होता है कि यदि हम जो है दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो मीन्स देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ द वर्क या देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। और वो किस फॉर्म में बन जाएगी या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो वोल्टिक सेल का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो क्या है आपका गैल्वेनिक सेल, वो क्या है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी मेन रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है कि हम क्या करते हैं कि जिंक को यूज करेंगे, कॉपर को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं और क्या बन जाएगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे जिंक एक्वस। अब देखो इसको जो है हम दो पॉट्स के अंदर कराते हैं या सिंगल पॉट्स के अंदर कराते हैं। तो लेट अगर हमारे पास एक पॉट है और एक क्या है दूसरा पॉट है, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हमने क्या ले रखा है कि जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है, एक जिंक रॉड ली और दूसरा हमने क्या लिया यहाँ पे एक कॉपर की रॉड ली, तो Cu रॉड ली, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है कि दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इन्हीं के साथ हम क्या भरेंगे, इनको डिप कराएंगे किसमें, इनको डिप कराएंगे इन्हीं के साल्ट में या किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स के साल्ट्स में। तो लेट अगर हमने यहाँ पे क्या लिया जिंक सल्फेट भरा हुआ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक अलग है और सल्फेट क्या है अलग है। ऐसे ही मानो अगर इसको हमने डिप कर रखा है किसमें, कॉपर सल्फेट में, कॉपर, ऐसा नहीं कि दोनों सल्फेट ही हो, दैट्स में भी क्लोराइड्स, दैट्स में भी नाइट्रेट, कुछ भी हो सकता है बट दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या करा, इन दोनों को जो है यूज कर रहा है, इन दोनों को हम यूज करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि हमने दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। पहले जब कनेक्टिंग वायर से हम जोड़ देंगे तो रिएक्शन क्या लिखी थी आपकी कि Zn और प्लस यहाँ पे क्या था Cu प्लस K2, तो क्या बना, देखो अब देखो जिंक से क्या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव होंगे और कहां जाएंगे, टुवर्ड्स कॉपर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कॉपर कहां पर है, एक्वस कहां पर है, यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने की कोशिश करेंगे, इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, तो इसका मतलब क्या है कि करंट भी बन सकती है। करंट क्यों बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे तो करंट कैसे बनती है, हमेशा अपोजिट बनती है। अगर आपसे पूछता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, तो दैट्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उसके अपोजिट क्या चलती है, करंट चलती है। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट क्या है, आपका क्या है, करंट है। और करंट देखो आपको याद हो, करंट कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और कहां जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो करंट कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइन और ये क्या बन गया आपका नेगेटिव साइन। याद रख रहे हैं कि हमारे पास जो मेटल लॉस कर रही है उस पे नेगेटिव साइन एक्वायर हो रहा है और जो मेटल गेन कर रही है वो क्या है, आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी गेन कर रही है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बन गया, V पॉजिटिव हायर पोटेंशियल और यहाँ पे क्या बनेगा, V नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा V विल नॉट बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क कैसा आएगा, जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मीन्स उस वर्क को हम यूज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो पहली चीज आती है कि पोलैरिटी कैसी आएगी कॉपर के ऊपर, वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो कॉपर के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। दूसरा कॉपर पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जिंक पे क्या हो रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, नेगेटिव पोलैरिटी गेन कर रहा है,
नेगेटिव, पोलैरिटी गेन कर रहा है। और जिंक पे कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारे पास, तो जिंक पे क्या हो रही है हमारे पास, मींस रेडॉक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो रही है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दो कंटेनर्स अलग अलग हैं, दोनों पे डिफरेंट रिएक्शन हो रही है। अब यदि हमें इसमें चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज बनने हैं या नहीं बनने हैं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। हम इसमें कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं इसको। अब देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो सिंपल है। हमने अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, मींस हमारे पास ये जो सोर्स है ये बाहर से है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है नहीं। लेट मानो यहाँ का जो पोटेंशियल है, लेट मानो क्या है, 2 वोल्ट है, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है नहीं। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो हमने क्या करा, इसका पोटेंशियल कहाँ पर है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपोजिट पोटेंशियल लगा रखा है, मीन्स यहाँ से पोटेंशियल हमारा कैसा है, ऐसे है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो जब हमारा एक्सटर्नल ईएमएफ जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारे पास, कम होगा इसके ईएमएफ से। इसके ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है, या मींस इसके वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, सेम आती है। डायरेक्शन क्या आती है आपकी, सेम आती है। तो जो हमारा वोल्टेज है उसका डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो वोल्ट है मानो 2 वोल्ट से कम है, 2 वोल्ट से कम ले रखा है एक्सटर्नल ईएमएफ, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आती है, सेम चलती है, ठीक है। अब यदि हमने अगर जो हमारा एक्सटर्नल ईएमएफ है वो कितना कर दिया, वो 2 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है नहीं। अब हमने क्या करा, जो इसका ईएमएफ है उसको हमें अगर 2 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, 2 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि 2 वोल्ट क्या है, इसका ईएमएफ है जो इस सेल से बनना है। क्योंकि देखो सेल क्या होते हैं, वो बनाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बनाते हैं। तो अब इसका ईएमएफ कितना है हमारे पास, हम वो भी सीखेंगे। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, कितना ईएमएफ आता है, वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इसका अपना ईएमएफ है वो कितना है, 2 वोल्ट है। अगर 2 वोल्ट से कम होगा तो रिवर्स की आपकी नहीं होती है, और अगर आपकी 2 वोल्ट से ज्यादा लिया तो उसका मतलब क्या है, वो आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो मीन्स इसका 2 वोल्ट क्या है, इस बैटरी क्या है, ईएमएफ है। क्या है इसका, ईएमएफ है, ठीक है नहीं। तो ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है।